आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण शुरू करेंगे। तो हिंदी व्याकरण का पहला पाठ है भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। ठीक है। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण, पहले हम इनके बारे में जानकारी लेते हैं कि भाषा क्या है। देखिए, वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, भाषा कहलाती है। मतलब विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम होता है उसको हम भाषा कहते हैं। ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, या आप बोलेंगे हम सुनेंगे, तो ये क्या है? भाषा, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक से दूसरे तक पहुंचाते हैं। वो पहुंचाने का जो माध्यम होता है वो होता है भाषा। ठीक है। अब इसके बाद है आपका लिपि। लिपि किसे कहते हैं? देखिए, वर्णों को लिखने के लिए जो निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वर्णों को लिखने के लिए जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है। वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। इसके बाद देखिए आता है बोली। ठीक है। बोली भाषा का ही एक रूप है, मगर स्थानीय क्षेत्र पर अपने आसपास के क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं। यानी स्थानीय क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। व्याकरण क्या है? देखिए, जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप एवं शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी व्याकरण हमें शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। तो जैसा कि आपका नाम है भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण, इन चारों का मतलब आपको समझ में आया। भाषा क्या है, लिपि क्या है, बोली क्या है और व्याकरण क्या है। चलिए अब इसके आगे हम आपके पाठ को बताते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने मन के भावों और विचारों को अनेक रूप से व्यक्त करता है। साथ ही वह दूसरे व्यक्तियों के भावों और विचारों को भी समझता है। मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर दूसरों की बात समझ सकता है और अपनी बात दूसरों को समझा सकता है। यही है भाषा। तो भाषा आपको समझ में आई। छोटे रूप में देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने भावों और विचारों को दूसरों को समझाता है तथा स्वयं दूसरों के विचारों को समझता है। भाषा कहलाती है। प्रत्येक देश की अपनी भाषा है। चीन में मंदारिन, इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रेंच, स्पेन में स्पेनिश, जर्मनी में जर्मन आदि भाषाएं प्रमुख रूप से बोली जाती हैं। इसी प्रकार हमारे देश में हिंदी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। इसीलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा भी दिया है। मतलब मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा हमारी कौन सी है? हिंदी। अब देखिए, भाषा के दो रूप हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। तो व्याकरण की दृष्टि से भाषा के दो रूप हैं। पहला है मौखिक भाषा। तो मुख से बोली जाने वाली तथा कानों से सुनी जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? मौखिक भाषा। वह भाषा जिसको हम मुख से बोलते हैं, अपने मुंह से बोलते हैं। जैसे कक्षा में शिक्षक का पढ़ाना, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम अपने मुख से बोल रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगी? मौखिक भाषा हो जाएगी। आश्रम में शिष्यों को उपदेश देते हुए ऋषि मुनि, फोन पर बातें करना, कविता पाठ करना मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। मौखिक भाषा सहज रूप से सीखी जा सकती है, क्योंकि जो हम बोलते हैं उसको आप सुनकर बोल सकते हैं। इसके द्वारा कम समय में अधिक बातें की जा सकती हैं। इसके प्रयोग से धन व समय की बचत होती है, किंतु यह भाषा का अस्थायी रूप है। हम जो भी भाषा बोलते हैं तो उसको बोलकर या सुनते हैं तो बहुत आसानी से हम उसको बोल सकते हैं, है ना। लिखित भाषा के लिखने के लिए हमको लिखने का ढंग जो है पता होना चाहिए, तभी वो भाषा हम लिख सकते हैं। तो यह भाषा का लिखित रूप है। लिखित भाषा में लिखकर तथा पढ़कर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। जैसे अध्यापिका कक्षा में श्यामपट्ट पर लिखकर पाठ समझाती हैं। जैसे हम ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं ना, तब आप लोग को समझ में आता है लिखने का तरीका, फिर उसी तरीके से आप लोग भी लिखते हैं। तो जो लिखित रूप होता है, लिखने का तरीका होता है, लिखने का ढंग होता है, जिस बात को हम लिख कर देते हैं और सामने वाला उसको पढ़ता है, तो वह है लिखित भाषा। इसके अलावा एक तीसरी भाषा है सांकेतिक भाषा।
ठीक है। कभी कभी हम संकेतों के द्वारा भी अपने मन के भावों तथा विचारों को व्यक्त करते हैं। यह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे कक्षा में अध्यापिका द्वारा मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करना। जैसे क्लास में बोला जाता है ना, मुंह पे उंगली रखकर कि चुप रहिए, है ना। तो ये संकेत के द्वारा या संकेत के द्वारा किसी बात को बताना सांकेतिक भाषा कहलाती है। अब देखिए इसके बाद होती है मातृभाषा। बच्चा जिस समाज में पलता बढ़ता है उसी की भाषा वह बोलने लगता है। देखो बच्चा जब जन्म लेता है तो बोलता तो है नहीं, मगर जिस तरीके से उसके माता पिता या उसके परिवार के लोग बोलते हैं, बच्चा भी धीरे 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 उन्हीं से वो भाषा को सीखता है। तो ये कहलाती है मातृभाषा। उस भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। बच्चा सबसे पहले इसी भाषा को सीखता है, इसलिए उस पर इसका प्रभाव जीवन भर बना रहता है। इसे हम भाषा को सीखने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता, वह सहज रूप से ही इसमें पारंगत हो जाता है, जबकि किसी अन्य भाषा को सीखने के लिए उसे विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। ठीक है। जो बच्चा पैदा होता है तो घर के वातावरण के अनुसार घर में जैसा बोला जाता है बच्चा भी वैसे ही सीखता है। इसको सीखने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं रहती है। मगर अगर कोई अन्य भाषा सीखते हैं तो उसके लिए हमें विशेष प्रयास करना पड़ता है। जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, ठीक है। हिंदी तो हर व्यक्ति बोल लेता है, लिख लेता है, मगर अगर उसी जगह हम बोलें संस्कृत बोलो या अंग्रेजी बोलो या फ्रेंच भाषा बोलो तो उसको बोलने के लिए, उसको सीखने के लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। वो इतनी आसानी से हम नहीं सीख सकते। इसके बाद देखिए है राष्ट्रभाषा। हिंदी किसी भी राष्ट्र की भाषाओं में जो भाषा सबसे अधिक प्रचलित तथा लोकप्रिय एवं विकसित होती है उसी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में चुन लिया जाता है। जैसे हमारे भारत में सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है ना। तो हिंदी हमारी क्या है, राष्ट्रभाषा है। अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी आदि कई भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन इसमें सबसे अधिक बोली जाने वाली लोकप्रिय भाषा कौन सी है, हिंदी। अतः हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा का रूप दे दिया गया है। ठीक है। जो भाषा सबसे अधिक उस देश में बोली जाती है वो उस देश की राष्ट्रभाषा हो जाती है। अब देखिए बोली क्या है। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। मगधी, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, ब्रज भाषा आदि विभिन्न बोलियों के उदाहरण हैं। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, क्योंकि देखो अभी हम रीवा में हैं तो रीवा में बघेली बोली जाती है ना। फिर और आगे पन्ना तरफ चले जाएंगे तो यहाँ पे बुंदेली बोली जाती है, और मथुरा वृंदावन इस तरफ चले जाएंगे तो इधर ब्रज भाषा बोली जाती है। अयोध्या तरफ चले जाएंगे तो इधर अवधी भाषा बोली जाती है। मतलब हर क्षेत्र की अपनी अलग बोली और भाषा होती है। तो वो एक स्थानीय क्षेत्र में बोली जाती है और इसका क्षेत्र बहुत सीमित होता है। इसके बाद देखिए लिपि। उच्चरित भाषा को लिखित रूप में लाने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। अर्थात वर्णों को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों वाली व्यवस्था लिपि कहलाती है ना। जो हम बोलते हैं उसको लिखते भी है ना, मात्राओं का ज्ञान भी करवाते हैं, मात्राएं भी लिख पाते हैं, मात्राओं जोड़ के शब्द भी लिख पाते हैं। तो ये जो लिखने का तरीका होता है इसको हम लिपि कहते हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। रोमन अंग्रेजी लिपि में लिखी जाती है, और पंजाबी का गुरुमुखी है लिपि, उर्दू का फारसी लिपि, है ना। ठीक है। ये चार जो भाषाएं दी हैं इनकी लिपियां भी साथ में दी हैं। विशेष भाषा और लिपि में मुख्य अंतर यह है कि भाषा लिखकर या बोलकर अपने विचार या भाव व्यक्त करने का साधन है, जबकि लिपि को लिखने का साधन अथवा लिखित रूप माना गया है। लिपि को हम बोल नहीं सकते, भाषा को हम बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, मगर लिपि को केवल हम लिख सकते हैं, बोल नहीं सकते। अब देखिए व्याकरण। व्याकरण भाषा की व्यवस्था का दूसरा नाम है। भाषा का शुद्ध रूप से बोलना और शुद्ध रूप से लिखना व्याकरण के माध्यम से ही संभव हो सकता है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध स्वरूप एवं शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो भाषा कहलाती है। अब देखिए व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार, सबसे पहले हम वर्णों के बारे में विचार करेंगे। व्याकरण के इस विभाग में भाषा के वर्ण यानी अक्षर, सही आकार, उच्चारण तथा सही लिपि संकेतों का विचार किया जाता है। हिंदी भाषा के वर्ण हैं आ, इ, उ,
क, ख, ट, ठ, मतलब जितने भी वर्ण हैं आ से लेके ज्ञानी तक सभी वर्ण हैं। इनको किस तरीके से लिखना है, इनका आकार क्या है, इनका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, सही लिपि संकेत पर विचार किया जाता है। यह है वर्ण विचार। अब आपको पता है वर्णों के मेल से शब्द की रचना होती है। जब दो वर्ण या दो से अधिक वर्ण जोड़ते हैं तब शब्द बनता है। जैसे क है, क अकेला है तो वर्ण है। अगर का धन ला कल हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, शब्द। इस विभाग में हिंदी भाषा के शब्दों के रूप, बनावट आदि के नियमों पर विचार किया जाता है, जैसे पढ़ना, लिखना, पुस्तक, महल आदि। ठीक है, तो अभी हमने बताया ना, जब एक होगा वर्ण तो वो वर्ण में आएगा, जब एक से अधिक होंगे तो वो शब्द का रूप ले लेते हैं। इसके बाद देखिए वाक्य विचार। शब्द से वाक्य की रचना होती है, वर्ण से शब्द की रचना होती है, शब्द से वाक्य की रचना होती है। तो देखिए इस विभाग में वाक्य, वाक्य के भेद, वाक्य बनाने अथवा वाक्य विच्छेद के नियम और विराम चिन्हों के नियमों आदि का वर्णन होता है। जैसे अमित विद्यालय जाता है। अभी हमने आ अलग कर दिया, माँ अलग कर दिया, ता अलग कर दिया तो वर्ण हो गया। इन तीनों को जोड़ दिया तो शब्द हो गया। अब कई शब्द, जैसे अमित शब्द एक है, विद्यालय एक है, जाता एक है एक है। तो जब चार को जोड़ दिया तो क्या बन गया, ये वाक्य बन गया, वाक्य की रचना हो गई। इसके बाद जो कुछ जो ज़रूरी बातें याद करने वाली होती हैं वो देखिए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करता है और दूसरों के भावों तथा विचारों को समझता है। भाषा के दो भेद होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा है। भाषा के नियमों का ज्ञान व्याकरण से होता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो देखिए आपके इस वाले पाठ में बहुत थोड़े से प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं, इसलिए इस पाठ के हम प्रश्नोत्तर भी आपको करवा देते हैं। तो 3 क ख ग तो आपको पुस्तक में ही टिक लगाने हैं और घ नंबर के 4 प्रश्न हैं, तो 4 प्रश्न हम आज आपको करवा देते हैं। पहला सही विकल्प है, हमारे देश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं पद। खाली स्थान देखिए, विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। नेताजी का भाषण देना मौखिक भाषा का उदाहरण है। प्राचीन काल में भाषा की उत्पत्ति नहीं हुई थी। मैथिली, भोजपुरी बोलियों के उदाहरण हैं। इसके बाद देखिए सही गलत। मौखिक भाषा को हम कानों से सुनकर समझते हैं, सही। भाषा के नियमों का ज्ञान बोली से होता है, गलत। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के रूप, परिवर्तन, रचना आदि पर विचार किया जाता है, सही। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य गठन, वाक्य भेद आदि पर विचार किया जाता है, सही। अब देखिए प्रश्नों के उत्तर हैं। भाषा से आप क्या समझते हैं, भाषा के रूप लिखिए। उत्तर है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने भावों को दूसरों को समझाता है तथा दूसरों के विचारों को समझता है, भाषा कहलाता है। अर्थात अपने मन के विचारों को दूसरों तक और दूसरों के विचारों को समझने का माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा के 2 रूप बताए गए हैं व्याकरण की दृष्टि से, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। प्रश्न दूसरा है, भाषा एवं बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भाषा एवं बोली में निम्नलिखित अंतर है। तो भाषा पूरे भारतवर्ष में बोली जाती है, बोली स्थानीय क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा का क्षेत्र व्यापक यानी बड़ा होता है, बोली का क्षेत्र सीमित यानी छोटा होता है। भाषा में व्याकरण का प्रयोग होता है, बोली में व्याकरण का प्रयोग आवश्यक नहीं है। भाषा में साहित्य लिखे जाते हैं, बोली में साहित्य नहीं लिखे जाते। प्रश्न नंबर तीसरा है, लिपि किसे कहते हैं, कुछ प्रमुख लिपियों के नाम लिखिए। उत्तर, भाषा को लिखित रूप में लाने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं, अर्थात वर्णों को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों वाली व्यवस्था लिपि कहलाती है। कुछ प्रमुख भाषा एवं लिपियां इस प्रकार हैं, जैसे देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी आदि भाषाएं बोलियां लिखी जाती हैं। रोमन लिपि में अंग्रेजी, गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा है, फारसी लिपि में उर्दू भाषा है। तो आप भी इसी तरीके से लिखिएगा। प्रश्न नंबर चौथा है, व्याकरण किसे कहते हैं, इसका ज्ञान क्यों आवश्यक है।
उत्तर, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। अतः साहित्य को शुद्ध रूप प्रदान करने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये जो 4 प्रश्न हैं इनको आप कॉपी पे लिखिएगा। कॉपी में व्याकरण पाठ 1 डाल के ये 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा। बाकी जो भी प्रश्नों के उत्तर हैं वो आप पुस्तक में ही टिक लगाइएगा और पाठ को समझने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।